नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों या मात्रकों के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग अगले अध्याय में चलते हैं, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है यांत्रिकी। यांत्रिकी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स या यांत्रिकी में या फिर इस अध्याय में या फिर इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसके मोशन के बारे में, उसके मोशन के फेनोमेनन के बारे में, या फिर जो हमारे आसपास की चीजें हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन जिसको हिंदी में कहते हैं गति, हिंदी में कहते हैं इसको गति। ये गति क्या होता है तो याद रखेंगे, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कहा जा सकता है या गति की अवस्था कही जा सकती है। मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु यहां पर है, अपने स्थान को परिवर्तित करके यहां पर पहुंच गया, एक बिंदु यहां है और इसके सापेक्ष में यह वस्तु गति करके यहां पहुंचा और इसको टी टाइम लगा, तो हम कहेंगे कि ये जो वस्तु है, जो ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, ए वस्तु बी वस्तु के सापेक्ष गति कर रही है। तो जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो एक सापेक्षिक अवधारणा होती है। मतलब गति हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति तभी करेगी या फिर गति में तभी समझी जा सकती है जब हम किसी वस्तु के सापेक्ष में उसको देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है और कोई अन्य व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उस सामने वाले व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति गति में नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है चलते हुए, तो वो कहेगा यह व्यक्ति गति में है। तो किसके सापेक्ष? तो उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष गति में। तो गति जो है वो एक सापेक्षिक अवधारणा है। मतलब है कि गति हम तभी मान सकते हैं जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में समय परिवर्तन, ध्यान में रखेंगे कि समय में भी परिवर्तन होगा। जब हम गति करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, तो समय में भी परिवर्तन होगा। तो सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु की गति की अवस्था कही जाती है। एक अगला टर्म आता है विराम का। विराम, जिसको अंग्रेजी में रेस्ट कहते हैं। विराम क्या है? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो वस्तु विराम अवस्था में कही जा सकती है। याद रखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, वस्तु ए और बी के सापेक्ष में कोई गति नहीं कर रहा, मतलब बी के सापेक्ष में ए भी स्थिर है। अगर ऐसी स्थिति भी हो, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है, या फिर किसी ऐसे वाहन पर बैठा हुआ है, किसी ऐसे वाहन पर बैठा हुआ है जो वाहन चल रहा है, दोनों बैठा हुआ, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति में नहीं माना जाएगा, वो विराम की अवस्था में माना जाएगा। तो गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। गति को कह सकते हैं सापेक्षिक अवधारणा है। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है।
किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील जबकि दूसरे के लिए वही वस्तु स्थिर हो सकती है। मतलब है कि अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए गति में, जैसे मैंने कहा कि ट्रेन में ये दोनों व्यक्ति बैठा हुआ है और एक प्लेटफॉर्म पर यह व्यक्ति बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चलने के क्रम में बी वस्तु ए के सापेक्ष में विराम में है और ए वस्तु बी के सापेक्ष में विराम में। लेकिन अगर हम मान लेते ये सी कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति है, ये सी जो है वह ए, उसके सापेक्ष में ए और बी दोनों ही गति कर रही है। तो मतलब है कि गति जो सापेक्षिक अवधारणा है उसकी में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु गतिशील हो सकती है जबकि वही वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए विरामावस्था में हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कितने प्रकार की गति होती है, गति भी कितने प्रकार की होती है, तो गति के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है। पहली जो गति है उसका नाम है ऋजु रेखीय गति। पहली जो गति है उसका नाम है ऋजु रेखीय गति, जिसको कि ऋजु रेखीय गति, जिसको अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद दूसरी जो गति आती है उसका नाम है घूर्णी गति। घूर्णी गति जिसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। अगला जो आता है थर्ड नंबर को कहते हैं दोलन गति। दोलन गति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी TORY मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। ध्यान रखिएगा ये जो ऋजु रेखीय गति है ये रेखीय गति होता है, मतलब स्ट्रेट पाथ पर चलने वाली गति होता है। तो कह सकते हैं किस और घूर्णी गति किसी बिंदु के सापेक्ष 360 डिग्री के कोणीय विस्थापन करने वाला, या फिर दोलन गति कह सकते हैं ऐसी गति जिसमें कि वस्तु हमेशा अपनी स्थान को प्राप्त करता हो, मतलब एक स्थान से चले वापस उसी स्थान पर अगर आ रहा है निश्चित समय में, उसको कह देंगे हम लोग दोलन गति। लेकिन पहले हमें पढ़ना है ऋजु रेखीय गति के बारे में जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बारे में हमें समझना है। हम समझते हैं कि जब कोई कण या पिंड, कोई पार्टिकल्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सीधी रेखा में, सीधी रेखा का मतलब होता है इस तरह की रेखा, सीधी रेखा में या सरल रेखा पर गति करती है, उसे रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति कहते हैं, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर या इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है। When a particle or object moves along a straight path, that means कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सीधी पाथ पर, मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं और आप इस सीधी पाथ पर गमन कर रहे हैं, इसी गति को हम लोग कह देंगे रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को दूसरे नाम से कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, या फिर इसी को रेखीय गति कहिए, या फिर इसी को ऋजु रेखीय गति भी आप कह सकते हैं। अगली जो गति है उसका नाम है घूर्णी गति। अगली गति का नाम है घूर्णी गति। जब कोई कण या पिंड वृत्ताकार पथ पर, मतलब अब जो पथ होगा हमारा, ये पथ था, है ना, पाथ स्ट्रेट पाथ था, लेकिन अब जो पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। तो जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई पिंड है यहाँ पर, या फिर आप ही खड़े हैं या हम ही खड़े हैं, और हम
इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन कर रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं। इसी तरह की गति को हम लोग कह देते हैं घूर्णी गति, घूर्णी गति, या फिर इसी को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। अगली जो गति है उसका नाम है दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति हम कहते हैं जब कोई पिंड किसी कह सकते हैं कि रिजिड ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है या फिर रिजिड पार्ट से जुड़ा हुआ है और वह उस बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर जा रहा है और वापस उसी पाथ पर वापस भी आ रहा है और यहां से कुछ और पाथ पर जा रहा है, फिर वापस इसी पाथ पर लौट कर आ रहा है। इस प्रकार की जब गति होगी तो कहा जाता है दोलन गति। तो दोलन गति या कंपन गति मतलब होता है जब कोई पिंड समय के निश्चित अंतराल, क्या कह रहे, यहां पहुंचने में लगा टी टाइम और यहां पर पहुंचने में लगा टी टाइम, तो निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित, ये फिक्स्ड पॉइंट मानिए, ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो एक निश्चित बिंदु के बार बार आगे पीछे घूमती है या आगे पीछे होता है, इसी प्रकार की गति को कहते हैं दोलन गति। तो याद रखेंगे कि जो रेखीय रेक्टिलिनियर मोशन है वो स्ट्रेट पाथ पर बात करता है और जो घूर्णी गति है वो सर्कुलर पाथ पर बात करता है और जो दोलन गति है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे घूमने को कहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं कि गति में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं दूरी की, और हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो रेखीय गति की चलेगी, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का चलेगा। सबसे पहला जो आता है वो है आपका दूरी, इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्टेंस, डिस्टेंस कहते हैं। देखिए दूरी क्या कहता है कि गति, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करते हुए वस्तु की संपूर्ण मार्ग, मतलब जब कोई वस्तु मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु पर आ रहा है, ये गति करते हुए आएगा। तो गति करते हुए मान लीजिए यहां पर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से ये यहां पर पहुंचा बी तक। तो जब ए से बी तक ये पहुंचा तो इस वस्तु के द्वारा या इस पिंड या कण के द्वारा कुल दूरी, कुल कितनी लंबाई को तय किया गया। याद, ये मार्ग हो गया ना, ये एक मार्ग है, इसी मार्ग के ऊपर यह पिंड जो है ये चल रही है और चलते चलते बिंदु बी पर पहुंच गई। जब बिंदु बी पर पहुंची तो इस ए के द्वारा या फिर इस बिंदु के द्वारा बी तक पहुंचने में कुल कितनी लंबाई तय की गई, उसी को कहते हैं दूरी। याद होगा कि हमने पिछले के वीडियो में बात की थी राशियों के बारे में। तो दूरी भी एक प्रकार की राशि है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। तो दूरी जो है, याद होगा ये भी कि हमने बताया था कि जो राशियां होती है, जो भौतिक राशियां हैं, वह परिमाण और दिशा के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। हम लोग साथ ही बात करते चलेंगे कि कोई भी भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। तो दूरी के कॉन्सेप्ट में आता है कि दूरी के पास सिर्फ जोड़ है, मतलब सिर्फ कह सकते हैं कि ये कुल कहता है ना, इसके पास शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, या फिर इसकी जो जोड़ होती है वो सिंपली आप बीजगणितीय माध्यम से जोड़ सकते हैं, अर्थमेटिक से जोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो दूरी है यह अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि है। दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। और यह भी याद रखेंगे कि गति करेगा अगर कोई वस्तु तो जरूरी है, एकदम निश्चित है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी ही। तो दूरी कभी जीरो
नहीं हो सकता है, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। मतलब दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, निगेटिव नहीं होता है, ना ही जीरो होगा। तो दूरी हमेशा ही आपका पॉजिटिव में काउंट आता है। उसके बाद दूसरी जो भौतिक राशि है उसका नाम है विस्थापन। विस्थापन, जो विस्थापन है, इस विस्थापन को समझिएगा। और पहले ये भी समझ लीजिए कि दूरी का जो मात्रक है, दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, तो वो कहेंगे हम मीटर है। और ये भी याद रखेंगे कि पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई या मार्ग की कुल लंबाई ही डिस्टेंस कहलाता है। दूरी अदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होगा, दूरी का मात्रक मीटर होता है। यहीं पर हमें समझना होगा विस्थापन को भी। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर है और यह वस्तु गति करते हुए यहां से चली और यहां पर पहुंच गई, यहां से चली यहां पर पहुंच गई। तो जो विस्थापन होता है वह विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, क्या कह रहा हूं, वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गया तो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है वो ए है, इसको कह दिया मैंने प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। इसको कहा हमने अंतिम स्थिति। तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। मतलब हो गया कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो विस्थापन है वह न्यूनतम दूरी है, लेकिन दूरी कुल लंबाई है। तो जो विस्थापन होगा वह बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर हम देखें तो सबसे छोटी लंबाई यही होगा। तो इसी को कह दिया आपने कि न्यूनतम दूरी है और इसी को आपने कह दिया कि यही विस्थापन है। तो विस्थापन जो है वह किस प्रकार की राशि है, तो याद रखेंगे कि विस्थापन जो है वह सदिश राशि है, वह सदिश राशि है। और विस्थापन जो है, जो विस्थापन है वह कह सकते, जैसे यहां पर था जीरो नहीं हो सकता, दूरी माइनस नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन याद रखेंगे कि विस्थापन प्लस भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। इसके बारे में हम सिद्ध करके देखते हैं, लेकिन अभी समझिए कि विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। यह पूछा जाता है कि जो विस्थापन है, विस्थापन का मान जीरो, निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि विस्थापन की, तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है वह भी मीटर है। जिस तरह से दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, उसी तरह से विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर है। क्यों मीटर है? क्योंकि हमने यहां पर कहा कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी, जब दूरी आ गया तो दूरी का मात्रक भी आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ये कैसे संभव है, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इस बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं ऋजुरेखीय गति में विस्थापन की, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। तो देखते हैं
ऋजुरेखीय गति मतलब स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचा, कोई पिंड पहली स्थिति, इसको मान लेते हैं पहली स्थिति, कि पहली स्थिति में मान लिया कि इसको पॉजिटिव वैल्यू के लिए देख रहे हैं, तो कोई वस्तु बिंदु ए से गति करते हुए बिंदु बी पर गई, जब ये गति करते हुए बिंदु बी पर गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, तो मतलब दूरी तय किया, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए 10 मीटर दूरी तय किया, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव मान में आ गया। या फिर एक बड़ा ही फेमस है कि मान लीजिए कोई पिंड है, इस तरह से चल रहा है, एक बार सीधा गया, एक बार 90 डिग्री पर फिर से मुड़ गया, और यहां 3 मीटर चला, इधर 4 मीटर चला, तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन पता है हमको कि यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी, तो याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, मान लीजिए ये अगर बेस है, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर हाइपोटेन्यूस है, तो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैथमेटिक्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो यहां पर भी निकाल के देखें अगर हम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और यहां पर h का स्क्वायर, तो h हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 25, तो दैट मींस 5। यहां पर भी तो पॉजिटिव आया ना। तो जो स्थिति है वो है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गया और वहीं पर वो रुक गया, तो उस स्थिति में इसका जो विस्थापन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए जो स्थिति 2 है, सेकेंड स्थिति, वो बात करते हैं हम लोग ऋणात्मक की। मान लीजिए कि कोई वस्तु बिंदु ए से चला और बिंदु बी पर पहुंचा, कोई वस्तु बिंदु ए से चली और बिंदु बी पर, बिंदु ए से चली और पहुंचा कहां पर, तो बी पर पहुंच गई। इस स्थिति में अगर हम देखें कि वही वस्तु वापस भी आ गई और थोड़ा आगे बढ़ गया और बिंदु सी पर पहुंच गया। फिर से रिपीट करते हैं कि कोई पिंड या वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंची, फिर से वापस ये आ गई, फिर से यह जो वस्तु है वो बिंदु बी से वापस होकर बिंदु सी पर आ गई। मान लीजिए इधर गया था ये 4 मीटर और ये वापस आ गया आपका 6 मीटर। तो जो दिशा है, पता है विस्थापन सदिश राशि है, मतलब दिशा के साथ है। तो हमने देखा कि ये इस दिशा में गया हुआ है 4 मीटर, तो इसकी गति इधर है, लेकिन वापस आ गया। इस स्थिति में क्या हो गया, इसका जो विस्थापन होगा वह बिंदु बी से बिंदु ए तक होगा, इस तरह का न्यूनतम दूरी बनेगा। तो कितना हुआ, तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है डी से डिनोट करते हैं वह 4 माइनस 6 हुआ। जाना इधर था, चला आया इधर, तो क्या हो गया, 4 चला 6 वापस आ गया, माइनस में चला आया। इस स्थिति में जो इसका विस्थापन हुआ वो -2 मीटर का हो गया। तो हमने क्या कहा, जो स्थिति है उस स्थिति में कि जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से वापस वो आगे बढ़ गया, उस स्थिति में हम कह सकते हैं जो विस्थापन है उसका मान निगेटिव चला आया। तो सिद्ध हो गया कि हमारा जो निगेटिव विस्थापन हो सकता है। अब जो तीसरा विस्थापन है वह है जीरो कैसे हो सकता है, तो जीरो की स्थिति करके देखते हैं हम लोग थोड़ा। अब जो तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति वह है जीरो की स्थिति। हमने पॉजिटिव देखा, हमने नेगेटिव देखा, अब तीसरी स्थिति है हमारी जीरो वाली। तो जो जीरो की स्थिति है वो कैसे उत्पन्न होगी, मान लीजिए कोई वस्तु
बिंदु ए से बिंदु बी पर गया, चला गया, चल रहा है, गति कर रहा है, और जाने के बाद वापस इसी रास्ते से लौट के फिर वापस यहीं पर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु जो है जिस बिंदु पर है उसी बिंदु पर रह गया। इस स्थिति में जो विस्थापन होगा उसी को कहेंगे हम लोग जीरो विस्थापन हुआ, मतलब विस्थापन हुआ ही नहीं। तो आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन की स्थिति पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। दूरी अदिश राशि है लेकिन विस्थापन सदिश राशि है, दोनों का ही मात्रक मीटर होगा, और दूरी पॉजिटिव ही हो सकता है, धनात्मक ही होगा, लेकिन विस्थापन प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा। तीनों स्थिति हमने समझ लिया। देखिए, विज्ञान याद करने की चीज नहीं होती है, विज्ञान समझने की चीज है। साइंस रट्टा नहीं मारा जाता, साइंस में रट्टा मारिएगा तो हो गया, खेल खत्म, समझ में ही नहीं आना है। रट्टा मारने की चीज नहीं है, साइंस समझने की चीज होती है। साइंस को समझिए, साइंस को थोड़ा दिल से लगाइए। साइंस बहुत अच्छा चीज होता है, थोड़ा इसको आप डेली लाइफ में देखिए ना, कि जो विस्थापन है, मान लीजिए कि पहला स्थिति पॉजिटिव ले लिया, आप किसी दुकान में गए, सामान खरीदा और वहीं पर रुक गए आप, तो ऐसी स्थिति में आपके घर से आपके दुकान तक का जो दूरी हो गया, जो सबसे छोटा दूरी हो गया, या फिर आप जीवन में देखते होंगे कि आपको चलना होता है कि आपको यहां से चलना है, कहीं पर जाना है, आप ढूंढते हैं सबसे छोटा दूरी कहां पर है, तो वही तो विस्थापन है ना, सबसे छोटी दूरी। उसके बाद पॉजिटिव हो गया, मतलब आप गए और वहीं पर रुक गए तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या था, निगेटिव होना है। तो निगेटिव जब होना है मतलब क्या है, क्या आप गए, मान लीजिए घर से दुकान के लिए निकले और दुकान से फिर वापस अपने घर के पास से थोड़ा आगे बढ़ के दूसरे के यहां चले गए, तो उस स्थिति में क्या हो गया, आपका जो विस्थापन है वो माइनस में चला गया। लेकिन जीरो वाली स्थिति जो होगी उसमें आप घर से दुकान के लिए निकले, सामान लिए, वापस घर पहुंच गए हर रोज की तरह, तो वैसी स्थिति में आपका जो विस्थापन है वह हमेशा जीरो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो, लेकिन समझिए, चीजों को समझिए, समझिएगा नहीं तो दिक्कत है। और कोशिश कीजिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो कैसे चलेगा। और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग फिर वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।